नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरीट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय है केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय क्या है? केंद्रीय सचिवालय को अगर हम संक्षिप्त रूप में ये कहें कि केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्रीय सचिवालय हमारे भारत सरकार के अधीन समस्त मंत्रालय विभागों का एक सामूहिक रूप से नाम केंद्रीय सचिवालय है। आधुनिक केंद्रीय सचिवालय का नामक जो संस्था है उसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी में हुई थी। हालांकि मौर्य काल, गुप्त काल और सल्तनत मुगल काल में भी तत्कालीन शासकों द्वारा इस प्रकार की कार्यों को करने के लिए अपने पास विभिन्न विभागों की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान भारतीय प्रशासनिक तंत्र मुख्यतः जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित हो कालांतर में स्वतंत्रता के पश्चात तक परिवर्तित होकर ये वर्तमान में केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के रूप में विद्यमान है। ब्रिटिश काल में इसे इंपीरियल सेक्रेटरीट के नाम से जाना जाता था। मंत्रालय विभागों की जो व्यवस्था है वो 3 मंजिली इमारत के समान होती है, जिसमें ऊपर की मंजिल पर राजनीतिक स्तर और मध्य में सचिवालय और निम्न मंजिल पर निदेशालय अथवा कार्यकारी संगठन होते हैं। अगर जहाँ तक हम इसके विकास की बात, ऐतिहासिक विकास की बात करें तो ये केंद्रीय सचिवालय की नींव जो अंग्रेजों के शासनकाल में रखी गई थी, इसे पहले इंपीरियल सचिवालय कहा जाता था। सन 1857 से पूर्व तक केंद्रीय सचिवालय का जो शैशव काल रहा, इससे 1857 के पश्चात आवश्यकता अनुसार नए नए विभागों की स्थापना हुई, फिर विभागों में फेरबदल हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात विभागों को मंत्रालय के नाम से पुकारा जाने लगा। नाम परिवर्तन के अलावा इसमें कई संगठनात्मक कार्यात्मक परिवर्तन भी हुए। केंद्रीय सचिवालय एक ऐसा संगठन है जो संघीय सरकार के कार्य संचालन में सहायता देता है। यह सचिवालय की संघीय सरकार के द्वारा नीति निर्माण संबंधी कार्यों की अपनी महती भूमिका नीति निर्माण संबंधी कार्यों में अपनी महती भूमिका अदा करता है। अगर हम ये कहें कि केंद्रीय सचिवालय की आवश्यकता क्यों हुई, तो हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि केंद्रीय सचिवालय चूँकि लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में कार्य करता है, इसकी आवश्यकता राजनीतिक कार्यपालिका की अस्थिरता के कारण और नीति निर्माण में आवश्यक योगदान के कारण और विधायन प्रक्रिया हेतु इस प्रकार के उच्च निकाय की आवश्यकता के रूप में, साथ ही सब ये कहें कि कार्यपालिका में की अत्यधिक व्यस्तता के कारण इस प्रकार की एक संस्थान की आवश्यकता महसूस हुई। राजनीतिक कार्यपालिका की अस्थिरता का मतलब ये था कि राजनीतिक रूप से निर्वाचनिक संस्था होने के कारण ये इनका टेन्योर निश्चित नहीं होता है। कई बार चुनाव जल्दी कराने होते हैं और उनको इन राजनीतिज्ञ जो मंत्री होते हैं, वो कार्यपालिका होती है, उनको इतना अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, एक्सपर्ट नहीं होते, विषय विशेषज्ञ नहीं होते। इसलिए सदैव प्रशासनिक नियमों विनियमों या प्रशासनिक जटिलताओं को समझने के लिए इस प्रकार की निकाय की आवश्यकता थी। नीति निर्माण में भी ये एक प्रशासकीय संस्था के रूप में एक केंद्रीय सचिवालय की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि नीति निर्माण विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों और सामग्रियों के ऊपर होता है और ये इसके लिए ज़रूरी था कि एक उच्च स्तरीय एक निकाय के रूप में एक प्रशासनिक संस्थान, जिसको हम केंद्रीय सचिवालय कह रहे हैं, वो होना आवश्यक प्रतीत होता है। इसी प्रकार से हम ये कहें कि विधायन की जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण की प्रक्रिया कठिन और जटिल होती है। विधि के ज्ञान के बिना उसको सही ढंग से निष्पादित नहीं किया जा सकता। विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयक का प्रारूप मंत्रीगण विशेषज्ञों की सहायता के बिना नहीं बना सकते। अतः इनके सहायता विधायन के निर्माण के लिए इस प्रकार की संस्थान की आवश्यकता थी। और अंतिम जो आवश्यकता का बिंदु है वह राजनीतिक कार्यपालिका की अतिव्यवस्था। मंत्रीगण अथवा राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य कहीं ना कहीं अपने दूसरे कार्यों में अत्यंत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। इसलिए विधि निर्माण, नीति निर्माण के लिए उनके पास जो पर्याप्त समय होना चाहिए उतना नहीं होता। अतः इस प्रकार का केंद्रीय संस्थान केंद्रीय सचिवालय के रूप में न केवल विधायन के कार्यों की पूर्ति करता है, बल्कि नीति निर्धारण और नीति निर्माण के या कार्यक्रम निर्माण के लिए आवश्यक विशेषज्ञ सहायता, सलाह, परामर्श देने में भी सहयोगी और मददगार होता है। इन कारणों से ये केंद्रीय संस्थान के रूप में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। अगर हम संक्षिप्त में देखें
कि जो केंद्रीय सचिवालय है उसकी कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पहला बिंदु है कि ये एक तरह से ब्रिटिश कालीन व्यवस्था है, जिसको हमने इम्पीरियल पहले सेक्रेटरीट कहते थे, और आज तक ये प्रशासनिक संस्था किसी न किसी रूप में शासन संगठन उद्देश्यों के रूप में परिवर्तित होकर विद्यमान है। दूसरी विशेषता है कि इसका आकार व्यापक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब से लेके, या फिर और कहें और पहले 1858 में केंद्रीय सचिवालय में मात्र 4 विभाग थे, और 46 में ये 19 हो गए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। अब इनकी संख्या अधिकाधिक हो गई है। लेकिन 1991 के बाद जब निजीकरण का दौर आया, तब इनके आकार में थोड़ी सी लगाम लगाया, ये कहें कि आकार की वृद्धि पे ब्रेक लगाए। तीसरी विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं प्रशासन का शीर्ष तंत्र है। ये एक तरह से प्रशासन का शीर्ष तंत्र है, जिसमें सभी दायित्वों की पूर्ति के लिए सबसे प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं। उनके सहयोग के लिए सचिवों के रूप में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो ये एक तरह से ये शीर्ष संस्थान है। अगला जो विशेषता है वो है कि बड़ा कार्य का जो बड़ा हिस्सा है वो संस्थापक प्रकृति का है। संस्थापक प्रकृति मतलब हाउस कीपिंग टाइप का है। सचिवालय के संस्थापक प्रवृत्ति के कार्यों की बहुत अभिवृद्धि हो रही है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में सचिवालय के लगभग 1/3 कार्य इसी एक जो हाउस कीपिंग टाइप के जो कार्य होते हैं, संस्थापक प्रकृति के कार्य होते हैं, उसमें लगभग व्यय होता है। अगला महत्वपूर्ण विशेषता है मौलिक कार्यों में वृद्धि। सचिवालय के पीछे का दर्शन यह है कि यह केवल नीति निर्माण के कार्यों तक ही सीमित नहीं है, समय समय इसके मौलिक कार्यों में वृद्धि हो रही है। सचिवालय कुछ कार्य तो इस रूप में होते हैं कि नीति निर्धारण और इनके कार्यों और नीति निर्माण में इसकी महती भूमिका और उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बिंदु है कि बहुअध्यक्षीय ढांचा। एक मंत्रालय एक सचिव के वाले सिद्धांत का अपवाद होता चला जा रहा है, क्योंकि अधिकांश मंत्रालयों में मंत्री को परामर्श देने के लिए एक से अधिक सचिव लगाए जाते हैं। सचिवालय संगठन धीरे धीरे बहुअध्यक्षीय स्वरूप वर्तमान में धारण कर चुका है। एक अगला बिंदु है संयुक्त सचिव स्थायी हिस्सा। सचिवालय में जो 20वीं सदी के प्रारंभ से ही केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव का पद प्राय नहीं होता था, लेकिन आजकल संयुक्त सचिव एक का पद स्थायी कर दिया गया है। पर एक तरह से इसको केंद्रीय सचिवालय का एक स्थायी सदस्य के रूप में, पद के रूप में इसको नामित कर दिया गया है। और अगला बिंदु है कि जो संयुक्त मतलब आदेश की एक रूपता कमजोर होती है। केंद्रीय सचिवालय में इस आदेश की एकता की सिद्धांत, जिसमें कि एक अधिकारी अपने तात्कालिक उच्च अधिकारी से आदेश ग्रहण करता है, ये प्रवृत्ति देखने को कम मिलती है, क्योंकि यहाँ एक अधिकारी कई जगह से विभिन्न विभागों से आदेश ग्रहण करता हुआ देखा जाता है। क्योंकि विशेषज्ञों की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए कई बार प्राय हमें ये आदेश की एकता की लुप्त स्थिति जैसा देखने को मिलता है। और अंतिम विशेषता के रूप में है कि जो इनका जो समुचित दृष्टिकोण है वो भी देखने को मिलता है कि उच्च पदों पर भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी ही आसीन रहते हैं, फिर भी क्योंकि विशेषज्ञों को उतनी वरीयता प्राप्त नहीं होती जो विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें कुछ संयुक्त सचिव पद के व्यक्तियों को इसमें नामित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। अब हम देखते हैं कि संगठन, केंद्रीय सचिवालय का संगठन। केंद्रीय सचिवालय के अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन 2 स्तर पर केंद्रीय सचिवालय का संगठन है, एक राजनीतिक स्तर पर, एक प्रशासकीय स्तर पर। जहाँ तक राजनीतिक स्तर की बात करें तो केंद्रीय सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, राजनीतिक दृष्टि से मुखिया होता है, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। उसके नीचे कैबिनेट मंत्री होता है, उसके नीचे राज्य मंत्री होता है, उसके नीचे उप मंत्री होता है, उसके नीचे संसदीय सचिव होता है। जैसे कि पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो हमारा केंद्रीय सचिवालय क्या है। केंद्रीय सचिवालय एक तरह से विभिन्न मंत्रालय विभागों का एक स्थान पर एक कार्यालय है, जहाँ सचिवों का कार्यालय है, जिसको हम सचिवालय कहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे विभाग हैं और प्रत्येक विभाग में एक मंत्री होता है, और उस मंत्री के अधीन एक कार्मिक जो अधिक पदाधिकारी होता है उसको हम सचिव कहते हैं। तो मंत्री बड़ा विभाग है तो कैबिनेट मंत्री भी है, उसके अधीन
कैबिनेट मंत्री के अधीन राज्य मंत्री भी हो सकता है, उप मंत्री भी हो। उप मंत्री के साथ साथ संसदीय सचिव का भी राजनीतिक रूप से प्रावधान हो सकता है। ये एक पदसोपानी राजनीतिक पदानुक्रम है। उसी प्रकार से सचिवों के नीचे भी संयुक्त सचिव हो सकते हैं, उप सचिव हो सकते हैं, अवर सचिव हो सकते हैं। तो वो विभाग और उसकी संरचना के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिया गया है कि केंद्रीय सचिवालय की जो संरचना है, एक आंतरिक संरचना और उससे संबंधित प्रभारी होते हैं। जैसे मंत्रालय, जैसे राजस्थान में किसी भी विभाग को डिपार्टमेंट कहते हैं, लेकिन केंद्र में उसको मिनिस्ट्री कहते हैं। तो मंत्रालय होता है, उसका संबंधित प्रभारी होता है मंत्री। मंत्री राजनीतिक प्रभारी होता है। मंत्रालय के अधीन विभाग आते हैं, डिपार्टमेंट आते हैं। डिपार्टमेंट का जो प्रभारी होता है उसको हम कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसका प्रभारी सचिव, सेक्रेटरी। और विभाग के अधीन खंड होते हैं, एक से अधिक खंड होते हैं, 2-3 खंड होते हैं। उनका खंड का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसका नाम होता है अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव। और खंड के अधीन संभाग, जिनको डिवीजन कह रहे हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। उन डिवीजन को जो प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता है उस पदाधिकारी का नाम है उप सचिव। और संभाग के बाद, डिवीजन के बाद होता है शाखा, ब्रांच, और ब्रांच का प्रशासनिक नेतृत्व करता है अवर सचिव। और शाखा के नीचे होता है अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी के अनुभाग का जिसको हम सेक्शन कहते हैं, सेक्शन का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर। इस प्रकार प्रत्येक मंत्रालय के शीर्ष पर एक नियंत्रणकर्ता मंत्री होता है जो कैबिनेट स्तर का होता है, और यह स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी हो सकता है। और राज्य मंत्री की सहायतार्थ उप मंत्री, संसदीय सचिव होते हैं, जो प्राय संबंधित विभागों के कार्य आकार को देख के बनाए जाते हैं। किसी विभाग या मंत्रालय की नीतियों कार्यक्रमों के कार्यक्रम के लिए शीर्षस्थ मंत्री ही उत्तरदायी होता है, जो प्रधानमंत्री के सम्मुख को संसद के सदनों के सदनों में अपने विभाग का पक्ष प्रस्तुत करता है। राजनीतिक मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सचिव होते हैं, जो क्रम से अभी आपको मैंने बताया कि सचिव, सचिव के नीचे अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी। इस प्रकार से ये श्रृंखला बनी होती है। इसके अगले वीडियो में हम शेष भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।